अधूरी वफा। कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ों के बीच एक लंबे चौड़े छाया वाले पेड़ के नीचे रचना किसी का इंतजार करते हुए बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी। शायद उसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार था, इसीलिए वो समय को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आधे घंटे तक इंतजार करते हुए उसकी आंखें बोझिल होकर गिरने की कोशिश कर रही थीं। सब्र करते करते ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी रात नहीं सोई। कुछ ही समय बाद उसे एक लड़का उस तरफ आता हुआ नजर आया। अब जाकर रचना के दिल को सुकून मिला। उसके नजदीक आते ही रचना एकाएक उसके गले से लगकर प्यार से सहलाने लगी। ऐसे ही वो हर रोज करती थी, मगर आज उसके ऐसा करने में एक अजीब सा आभास हो रहा था। वो लड़का भी उसके हाव भाव से हैरान होकर उसकी कमर सहलाने लगा। कुछ देर बाद रचना ने कहा, रचित, आज तुम पूरे आधे घंटे लेट आए हो। पता है, मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अपनी घड़ी देखो रचना, अपने मिलने वाले समय से भी 5-6 मिनट पहले ही आया हूं मैं। अब तुम ही समय से पहले आ गई तो मेरा क्या कसूर? तो फिर मेरी घड़ी गलत हो गई होगी। रचना को ना जाने आज कैसी जल्दबाजी थी जो समय से पहले ही चली आई। चलो कोई बात नहीं रचना, आओ आराम से बैठकर बातें करते हैं। और हाँ, आज तुम्हारी आंखों को ये क्या हो गया है? तुम्हारी आंखें बहुत बोझिल सी लग रही हैं। ऐसा लगता है पूरी रात तुम किसी कारण से सो नहीं पाई। क्या बात है रचना, मुझे बताओ। रचित के लहजे में चिंता थी। ऐसी कोई बात नहीं है रचित, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ यहीं इसी पेड़ के नीचे गुजारना चाहती हूँ। यही पेड़ हमारी दोस्ती और फिर प्रेम का गवाह रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर अपनी पुरानी बातें फिर से दोहराऊं, फिर से याद करूं, जिस दिन से हमारी दोस्ती हुई थी। छोड़ो यार, पुरानी बातों का क्या दोहराना। हमें आने वाली बातें सोचनी चाहिए, भविष्य के बारे में। नहीं रचित, आज तो मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी हैं। आज मैं एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करूंगी और तुम भी प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ऐसा लग रहा था कि वो आज ही सारे वादे लेना चाहती थी रचित से। ये तुम्हें क्या हो गया है रचना? क्यों बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? मैं बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ। तुम क्या सोचती हो केवल तुम ही मुझसे प्यार करती हो? मैं भी तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रचित ने प्यार से उसके गाल पर थपकी देकर कहा, तो मेरे लिए आज बस मेरे साथ ही रहना। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। ठीक है, चलो आओ, मेरी गोद में अपना सिर रखकर लेट जाओ और हम अपनी पुरानी बातों को एक बार फिर दोहराते हैं। याद है जब तुम अपनी सहेली पूजा, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है, के साथ इसी पेड़ के नीचे बातें कर रही थी और मैंने आकर तुमसे दोस्ती के लिए कहा था और तुमने दोस्ती के लिए इनकार कर दिया था। पर मैं भी कहाँ तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला था। दिन रात तुम्हारे पीछे लगा रहा। उस दिन की वो शाम भी मुझे याद है जब मैं तुम्हारे गांव गया हुआ था और शाम को तुम पूजा के साथ खेतों में घूमने के लिए आई हुई थी। तब तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव के कुछ लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे तो मेरा खून खौल उठा और मैंने उनके दांत तोड़ दिए। दूसरे दिन पूजा के कहने पर मैं तुमसे इसी पेड़ के नीचे आकर मिला। मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे शायद कुछ भला बुरा कहकर अपमानित करोगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी ना कहकर तुमसे केवल यही कहा था कि देखो रजित, मैं चाहती हूं कि या तो दोस्ती मत करो और यदि दोस्ती करनी है तो उसे मरते दम तक निभाना होगा। रचित की बात काटते हुए रचना ने बीच में ही टोका,
ठीक है रचना, मैं अपनी दोस्ती में कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? कहकर तो देखो, मैं जान भी देने को तैयार हूँ। जान तो कोई भी दे सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें तो मेरी खातिर जिंदा रहना है। तो कुछ और बोलो, रचित ने कहा। क्या तुम मेरी मांग भर सकते हो? क्यों नहीं, अभी भर देता, मगर सिंदूर है कहाँ? चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो आज का दिन पूरा जीवन समझकर तुम्हारी बाहों में जीना चाहती हूँ रचित। आज ही? अभी तो हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, रचित ने उसका हाथ थामकर कहा। अभी उन्हें बातें करते हुए लगभग 1 घंटा भी नहीं बीता था कि तभी ग्राउंड के गेट की तरफ से 4 युवक आते दिखाई दिए। सभी रचित के दोस्त थे। उनके नाम दीपक, पुलकित, मोहित तथा रोहित थे। कुछ ही समय में चारों उनके पास पहुंच गए। उनमें से पुलकित ने कहा, क्या यार रचित, जब देखो रचना के साथ रहते हो, कभी कभी हमारे साथ भी समय बिता लिया करो। इनके साथ तो पूरी उम्र बितानी है। क्यों भाभी, मैंने ठीक कहा ना? काश तुम जो कह रहे हो वो सच हो जाए, रचना ने दुआ की। क्यों सच नहीं होगा? आप और रचित के बीच जो भी आएगा, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, रचना ने उन्हें समझाया। चलो दोस्तों, कैंटीन में चलते हैं। चलो भाभी, आप भी चलो। आज की पार्टी मेरे नाम है। चाय लेंगे या कॉफी, या फिर कुछ और लेना है? नहीं, आज मैं रचना के पास ही रहूंगा, क्योंकि इससे मैंने वादा किया है। ओह यार, पुलकित ने पहले ही बोल दिया है कि इनके साथ तो तुमने पूरी उम्र ही बितानी है। हम दोस्तों के साथ भी कुछ समय बिता लो। वैसे भी ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है और 15 दिन बाद एनुअल एग्जाम होने हैं। चलो कैंटीन चलते हैं। और फिर रचना भाभी भी तो हमारे साथ ही कैंटीन चल रही है। नहीं दीपक, मैं नहीं चलूंगी। हाँ, यदि रचित जाना चाहे तो मैं उसे इनकार भी नहीं करूंगी। नहीं रचना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो ना, अब तो रचना भाभी ने भी तुम्हें परमिशन दे दी है। रचित रचना की तरफ ऐसे देखता है मानो उसकी आंखें जाने की इजाजत मांग रही हों। उसे देखकर रचना ने पलकें झुकाकर जाने की इजाजत दे दी। रचित अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ चला गया। कैंटीन में पहुंचकर उन्होंने खूब मस्ती की। कुछ देर मस्ती कर रचित ने उनसे कहा, देखो यार, काफी समय हो गया है, अब मुझे जाने दो। वहां पर रचना मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या रचना रचना लगा रखा है? अरे ये लड़कियां किसी का इंतजार नहीं करती। आज तेरे साथ हैं तो कल किसी और के साथ होंगी। नहीं, रचना ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सॉरी रचित, मुझे माफ कर दे, मैं तो मजाक कर रहा था। चल तू जा, हम भी बिल चुकाकर आते हैं। रचित जल्दी ही कैंटीन से निकलकर कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच गया। वो उसी पेड़ के नीचे गया जहां पर रचना को छोड़कर गया था। पेड़ के नीचे रचना आंखें मूंदे पड़ी थी। रचित ने सोचा रचना उसके साथ मजाक कर रही है। वो चुपचाप से उसके नजदीक पहुंचकर उसके सिर को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसके चेहरे को दुलारने लगा। दुलारते दुलारते वो कहने लगा, क्या बात है रचना, तुम तो मेरे साथ आज पूरा दिन गुजारने चाहती थी, फिर सो क्यों रही हो? ये क्या मजाक है? उठो और मुझसे बात करो। प्रत्युत्तर में उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर रचना को सहलाने लगा, मगर उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ये देखकर रचित ने उसके सीने पर सिर रखकर देखा तो उसकी धड़कन भी बंद थी। रचित ये देखकर पागलों की तरह
कभी हाथ छूता तो कभी सीने पर सिर रखकर धड़कनें ढूंढने की कोशिश करता। मगर रचना तो मर चुकी थी। रचित की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। रोते रोते वो बड़बड़ा रहा था, नहीं रचना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मगर हो सकता है कि मुझे ही भ्रम हो गया हो। मेरी रचना जिंदा है, पर मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? जल्दी उठो और मेरे साथ बातें करो। तभी रचित को उसके हाथ की बंद मुट्ठी दिखाई दी। जब रचित ने उसकी मुट्ठी को खोला तो उसमें एक कागज था। उसको उसने खोला तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया और थी। उस पुड़िया को खोला तो उसमें सिंदूर था। उस कागज को देखा तो उसमें कुछ यूं लिखा था, प्रिय रचित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और सारी उम्र करती रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कहीं और तय कर दी है। मैंने घर वालों को मेरे और तुम्हारे प्रेम के बारे में बताया था, मगर जाति पाति के चक्कर में उन्होंने मना कर दिया। मैं अपनी मांग में तुम्हारा ही सिंदूर देखना चाहती हूँ। मैं लड़की हूँ, मेरे मर जाने से किसी का कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम लड़के हो। अगर तुमने भी अपनी जान दे दी तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? तुम्हें उनके लिए जीना होगा। तुम ही उनका इकलौता सहारा हो। मैं तुम्हारे साथ भागने को भी तैयार थी, मगर यही सोचकर रुक गई कि ऐसा करने से हम दोनों के परिवार को हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए जिंदा रहना। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं इस संसार से जब जाऊं तो तुम्हारी पत्नी बनकर मेरा ये काम जरूर करना। ये जो सिंदूर मैं बाजार से लाई हूं, ये तुम्हारे ही हाथों मेरी मांग में भरा हो। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर संसार से अंतिम विदाई लेना चाहती हूँ। एक बात और, मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर चली गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। जीवन में एक साथी की कमी हमेशा खलेगी, इसलिए अपनी शादी कर लेना। उस आने वाली लड़की को भी इतना ही प्रेम करना जितना कि मुझसे करते हो। उसमें तुम मुझे देखना। मुझे पता है कि मेरे बिछुड़ने का दुख तो तुम्हें जरूर होगा, मगर क्या करूं, किसी और की मैं हो नहीं सकती और तुम्हारी मुझे जमाना नहीं होने देगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी बनकर ही इस संसार में रहना चाहती हूँ। आज मैं दूसरे की होने से पहले ही तुम्हारी होकर तुमसे आखिरी विदा लेती हूँ। चलती हूँ, अलविदा, तुम्हारी रचना। ये पढ़कर रचित बुरी तरह से उससे लिपट कर रोने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कॉलेज हिल गया और ग्राउंड की तरफ दौड़ आया। रचित रचना की लाश से लिपटकर बुरी तरह से रो रहा था। रचना मर चुकी थी। रचित उसे बार बार उठने के लिए कह रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे कॉलेज के बच्चे रचित को देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह निकले। रचित के साथी भी रचित को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सब नाकाम थे। रचित पागलों की भांति उससे लिपटा रहा। कुछ समय के बाद वहां पुलिस आई। रचना को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहां से रिपोर्ट में पता चला कि नींद की अधिक गोलियां खाने से रचना की मौत हुई है। रचना का अंतिम संस्कार करने से पहले रचित को बुलाया गया। रचित ने रचना का सारा श्रृंगार किया। हरे कांच की चूड़ियां पहनाई, उसकी मांग में सिंदूर सजाया, उसे पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया। रचित उसकी अर्थी के आगे आगे चला। रचित के गांव में रचना का अंतिम संस्कार हुआ। रचित आज फूट फूट कर रो रहा था। पूरा कॉलेज रचित के साथ शमशान भूमि तक गया। सभी रचित को दिलासा देकर एक एक करके चले गए। रचित सभी को एकटक देखता रहा। अंत में वहां पर चारों तरफ सब सुनसान था। वहां शमशान में रचित अकेला था।
और धाएं धाएं जलती हुई रचना की चिता। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।